जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर एक बार यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि हम इससे पहले कई जीएस के प्रैक्टिस सेट कर सके। और बच्चों, मुझे उम्मीद और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा माना जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई माह में संभावित है। क्लियर बच्चों? तो हम तो जुलाई माह को संभावित मानकर आप लोगों के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट संसद, ऑप्शन सेकंड राष्ट्रपति, ऑप्शन थर्ड सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और ऑप्शन फोर उपराष्ट्रपति। तो मैं बता दूं आपको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सेकंड राष्ट्रपति। क्लियर है ना? ऑप्शन सेकंड राष्ट्रपति है। अब अगर बात की जाए तो जो भारत का महान्यायवादी होता है इसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 76। कितना बच्चों? अनुच्छेद 76 बताता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। क्लियर है? अब इसकी बात की जाए तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्लियर है ना? उसके बाद अगर बात की जाए तो भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का सबसे बड़ा विधि या कानून अधिकारी होता है। विधि या कानून अधिकारी होता है। क्लियर है ना? अधिकारी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की बात की जाए तो यह है कि जो ये होता है महान्यायवादी, यह संसद का सदस्य नहीं होता। ये क्या नहीं होता है? संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य नहीं होता है। नहीं होता है। क्लियर है ना? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है। या जो बैठकें चलती हैं उनकी बैठकों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन यह मत नहीं दे सकता। क्या? लेकिन यह वहां पर मत नहीं दे सकता। क्लियर है ना? मत नहीं दे सकता है। याद रखना इस बात को। और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी क्या संसद का सदस्य होता है? तो नहीं होता है। क्या उनके सदन जो होते हैं उनमें यह भाग ले सकता है उनकी कार्रवाई में? तो हाँ, ले सकता है। और उनको लेकिन ये मत या वोट नहीं दे सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है, महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वह बच्चों फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। क्लियर है ना? निश्चित नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या होता है? जो महान्यायवादी है ये प्रसाद पर्यंत होता है। इसका जो पद है वो प्रसाद पर्यंत है। क्लियर है ना? क्या है? प्रसाद पर्यंत है। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति के मन में आया और ये हटा दिया, ऐसे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के कहने पर। आप सब लोगों को पता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख होता है। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सेकंड बी.आर. मेहता समिति, ऑप्शन थर्ड सरदार स्वर्ण सिंह समिति और ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है बी आर मेहता समिति। क्लियर है ना? बी आर मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। मैं आपको बता दूं बच्चों, जो ये बी आर है ना, बी का मतलब है बलवंत। क्या है? बी का मतलब है बलवंत और आर का मतलब है बलवंत राय। तो याद रखना, वो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दे देता है और शॉर्ट फॉर्म क्या है? बी आर। क्लियर है? अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्या था? शक्तियों का विकेंद्रीयकरण। शक्तियों का विकेंद्रीयकरण। क्लियर है ना? मेरा मतलब यह है कि केंद्रीयकरण का मतलब यह होता है कि जो शक्तियां केंद्र के पास थी, उन्होंने कुछ शक्तियों का बंटवारा किया और पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने का उद्देश्य यही था कि कुछ ऐसे विषय स्थानीय स्तर पर दे दिए जाएं जिससे कि वो अपना विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। क्लियर है ना? दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1992 के तहत 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया। क्या दिया? संवैधानिक दर्जा दिया। क्लियर है ना? संवैधानिक दर्जा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, संवैधानिक दर्जा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इनकी बात की जाए तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी, जो पंचायती राज व्यवस्था थी, इसकी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इसे बी आर बी आर बी आर जो ये लिखा है बी आर मेहता, बी आर मेहता, बी आर मेहता समिति की सिफारिश पर ही शामिल किया गया था। और बी आर मेहता समिति का जो गठन, बी आर मेहता समिति का जो गठन था, समिति का गठन 1900 या 1957 में किया था। लेकिन इस समिति की सिफारिश पर, बी आर मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन सबसे पहले गठन 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। और कहां हुआ? वो राजस्थान के नागौर जिले में। क्लियर है ना? कहां हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। क्लियर है ना? राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो बी आर मेहता थे, कौन थे? जो बी आर मेहता थे, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। किस स्तरीय की कही थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय का मतलब क्या था? त्रिस्तरीय का मतलब यह था कि ग्राम लेवल पर, किस लेवल पर? ग्राम लेवल पर तो ग्राम पंचायत होगी। क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी। ब्लॉक स्तर पर, किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी। क्या होगी? पंचायत समिति होगी। क्लियर है ना? क्या होगी? पंचायत समिति होगी। और तीसरा था जिले लेवल पर, किस लेवल पर? जिला लेवल पर, जिला लेवल पर जिला परिषद होंगी। क्या होंगी? जिला परिषद होंगी। याद रखना, इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्लॉक लेवल पर, किस लेवल पर? ब्लॉक लेवल पर कौन थी? तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति थी। और यह बहुत एग्जामों में पूछा गया। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर है ना? दूसरी बात यह है कि जो इसने त्रिस्तरीय की बात कही थी, लेकिन एक समिति का और गठन हुआ, अशोक मेहता समिति। किस समिति का? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इस अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी द्विस्तरीय की। किसकी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। बहुत पूछा जाता है कि किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत,
ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। एक मैं तुम्हें बात और बता दूं कि 2 अक्टूबर को तो ये नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को, कब 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी स्थापना हुई। क्लियर है ना? तो आंध्र प्रदेश में हुई। तो दूसरा राज्य पंचायती राज व्यवस्था गठन करने वाला कौन सा था? तो वो आपका आंध्र प्रदेश था। ये दूसरा राज्य था, ये दूसरा राज्य था। क्लियर है ना? तो याद रखना। और उसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो इसका विवरण भाग 9 में, किसमें है? भाग 9 में इसका विवरण है, भाग 9 में इसका विवरण है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य कौन सा? वीरगासे नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा, ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड राजस्थान और ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है। यदि अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक का यह प्रमुख है। तो इसके कुछ मैं आपको और बता दूं, कर्नाटक के कुछ और फेमस नृत्य हैं, जैसे आप सब लोग जानते होंगे यक्षगान। कौन सा? यक्षगान है, काफी फेमस है। यक्षगान है जो काफी फेमस है और आप लोग इसको जानते भी होंगे। क्लियर है ना? इसको जानते भी होंगे, यक्षगान, यक्षगान। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो एक है इसका गुड़िया कुनीथा। कौन सा है? गुड़िया कुनीथा, गुड़िया कुनीथा है। एक है इसका कृष्ण, कृष्ण परिजात है। एक कौन सा है? कृष्ण परिजात है। एक इसका है भूता, भूता आधार है, भूता आधार है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो डोलू कुनीथा है, डोलू कुनीथा है, डोलू कुनीथा भी इसी का है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो एक गुल्लू कुनीथा भी है। क्या है? गुल्लू कुनीथा भी है, गुल्लू कुनीथा है। क्लियर है ना? और कुछ और एक आध की बात की जाए तो नागमंडला है। क्या है? नागमंडला है। ये इसके कुछ प्रमुख नृत्य हैं। अब अगर बात की जाए तो जो वीरगासे नृत्य है, जो वीरगासे नृत्य है, ये दशहरा इसमें लिखा होगा, ये दशहरा उत्सव पर मनाया जाता है या नाचा जाता है या किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके 2 माह हैं। एक है आपका श्रावण, जिसे हम सावन कहते हैं। क्या? एक श्रावण और एक कार्तिक। क्या? और एक है कार्तिक। इन 2 माह में यह वीरगासे नृत्य का ज्यादा चलन होता है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मुद्रा का अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट 3, ऑप्शन सेकंड 4, ऑप्शन थर्ड 2 और ऑप्शन 4 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, 3 बार। क्लियर है ना? कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। अवमूल्यन की बात की जाए तो अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन कहता है कि कोई भी देश, कोई भी देश, कोई भी देश अपनी विनिमय दर को, अपनी विनिमय दर को, एक्सचेंज जो रेट होती है, विनिमय दर को दूसरे देशों की तुलना में, दूसरे देशों की तुलना में, दूसरे देशों की तुलना में कम कर लेता है, दूसरे देशों की तुलना में कम कर लेता है, कम कर लेता है। उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो जो अवमूल्यन हुआ है वो अब तक कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अवमूल्यन में जानबूझकर मुद्रा का मूल्य गिरा लिया जाता है, या दूसरी भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जानबूझकर, 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 जानबूझकर अपनी मुद्रा का, अपनी मुद्रा का मूल्य, मूल्य, या इसे दूसरी भाषा में समझा जाए तो वैल्यू, क्या? वैल्यू को गिरा लिया जाता है या कम कर दिया जाता है, वैल्यू को कम कर दिया जाता है।
क्या कर दिया जाता है, वैल्यू को कम कर दिया जाता है। मैं आपको समझाऊं अभी। जैसे वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे आप समझो कि आपके पास 5 रुपीज थे। कितने थे, 5 रुपीज थे। तो आप 5 रुपीज की 5 रुपीज की कोई भी वस्तु खरीदी, आपने कोई भी वस्तु खरीदी थी, क्लियर है ना, 5 रुपीज की कोई भी वस्तु खरीदी थी। लेकिन अब क्या है, यदि अवमूल्यन कर दिया गया, यदि अवमूल्यन कर दिया गया, तो अवमूल्यन में क्या होगा कि इस वस्तु की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अब पहले जो 5 रुपए की वस्तु आ रही थी, अवमूल्यन के बाद 5 रुपए की यह वस्तु नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि अवमूल्यन होने के कारण वस्तु की जो प्राइस है वो तो लगभग सेम ही रहे, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। अब वो 5 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रही जितना आप पहले सामान खरीद सकते थे, क्लियर है ना। दूसरी बात क्या है कि 3 बार इसका अवमूल्यन हुआ है। कब कब हुआ है, 3 बार की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हुआ था 1949 में। कब हुआ, सबसे पहले 1949 में हुआ। फिर दूसरा हुआ आपका 1966 में, और तीसरा अवमूल्यन हुआ 1991 में। तो याद रखना, सबसे पहले ये डेट है और सबसे लास्ट की डेट है 1991। 1991 के बाद हमारे यहाँ कभी अवमूल्यन नहीं हुआ। वो नोटबंदी हुई थी, वो नोटबंदी हुई है, अवमूल्यन नहीं हुआ। जो मोदी जी ने किया था वो अवमूल्यन नहीं था, नोटबंदी थी, क्लियर है ना। तो 3 बार हुआ है, क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है केरल, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है सिक्किम, और ऑप्शन 4 नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, तमिलनाडु का ही प्रमुख त्योहार है पोंगल। अब अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के कुछ और प्रमुख त्योहार हैं। जैसे बात की जाए तो तमिलनाडु के जैसे पोंगल हो गया, उसके अलावा थाईसुम हो गया, थाईसुम हो गया है, क्लियर है ना। इसके अलावा यदि और बात की जाए तो एक है आपका महामहम हो गया, महामहम हो गया। इसके अलावा भी यदि बात की जाए तो नाट्यांजलि, 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 नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव हो गया, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव हो गया, क्लियर है ना। थाईसुम हो गया, महामहम हो गया, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव हो गया, क्लियर है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो तमिलनाडु राज्य के प्रमुख त्योहार हैं, क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट 25 मई, ऑप्शन सेकंड 30 मई, ऑप्शन थर्ड 16 जनवरी, और ऑप्शन 4 14 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 25 मई। मैं आपको बता दूं ये इसलिए इंपोर्टेंट है कि जो 25 मई से अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की जो घोषणा की है ना, वो 25 मई 2024 में ही पहली बार मनाया। 25 मई 2024 में ये पहली बार ही मनाया गया है, क्लियर है ना। पहली बार मनाया गया है, पहली बार मनाया, याद रखना इसलिए इंपोर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे दिवस हैं जो हाल ही में उनकी घोषणा की गई है कि ये इस रूप में मनाए जाएंगे, क्लियर है ना। 30 मई को बात की जाए तो मैं आपको बता दूं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 30 मई को अंतरराष्ट्रीय, 30 मई को अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस ये भी 2024 में ही पहली बार मनाया गया है। ये भी आप लिख लेना कि ये भी 2024 में पहली बार मनाया गया है, और ये भी 2024 में ही पहली बार मनाया गया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ और है, मैं भी बताता हूं। 16 जनवरी को यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता था। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय
स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 14 अगस्त की बात की जाए तो ये है आपका, मैं आपको बता दूं, ये है आपका, ये है, हाँ 14 अगस्त को बात की जाए तो ये है विभाजन, भारतीय व्यवस्थित का। इसको आप लोग 14 अगस्त है ना, इसको आप लोग अभी छोड़ो, थोड़ा सा मैं स्लिप कर रहा हूं इसको। तो जो 14 अगस्त है इसे राष्ट्रीय विभिषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस के रूप में? राष्ट्रीय विभीषिका दिवस, विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है ना? राष्ट्रीय विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे अगर बात की जाए इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आपका है एक 23 जनवरी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। क्लियर है ना? पराक्रम दिवस। उसके अलावा है 26 दिसंबर को है आपका वारवील दिवस, वारवील दिवस, वीर बाल दिवस, सॉरी वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। तो क्या है ये? वीर बाल दिवस। क्लियर है ना? 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। उसके अलावा यदि बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण और हैं जो इस बार ही घोषणा हुई है, और वो है 11 जून को। कब? 11 जून को। 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा हुई है। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा हुई है। क्लियर है ना? और यह घोषणा भी 2024 में ही पहली बार मनाया गया है। 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2024 में पहली बार मनाया गया। बच्चों ये इसलिए इंपोर्टेंट है कि ये सारे दिवस अभी नए ही मनाने की इनकी घोषणा हुई है। ये 23 जनवरी और 26 दिसंबर कुछ पहले से आप लोग सुन रहे हैं ये। उसके अलावा 7 अगस्त को विश्व भाला फेंक दिवस, क्या? विश्व भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है ना? आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, वो भाला फेंक में। तो उन्हीं की स्मृति में या उन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को विश्व भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है ना? ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेशन अनथिंकेबल किस देश ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है अमेरिका, ऑप्शन सेकंड भारत, ऑप्शन थर्ड रूस, और ऑप्शन 4 इजराइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है रूस। क्लियर है ना? रूस ने ऑपरेशन अनथिंकेबल, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अनथिंकेबल के तहत कुछ नहीं है बल्कि यह यूरोपीय देशों की राजनीतिक स्थिति का जायजा लेने के लिए चलाया गया है। क्लियर है ना? तो याद रखना इसमें आपसे क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा कि ऑपरेशन अनथिंकेबल किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन थर्ड रूस ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बांसुरी वादक हैं? ऑप्शन फर्स्ट शंभू महाराज, ऑप्शन सेकंड बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन थर्ड नबी मोहम्मद, और ऑप्शन 4 ब्रजभूषण काबरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है नबी मोहम्मद। क्लियर है बच्चों? नबी मोहम्मद। कुछ और प्रमुख बांसुरी वादक हैं, जिनमें सबसे पहले हरप्रसाद चौरसिया हैं। क्लियर है ना? चौरसिया हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो रघुनाथ सेठ हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो एन लीला है। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो
पन्नालाल घोष हैं, पन्नालाल घोष हैं। क्लियर है ना? तो ये कुछ प्रमुख बांसुरी वादक थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट 3, ऑप्शन सेकंड 8.5, ऑप्शन थर्ड आपके सामने 7.4 और ऑप्शन 4 आपके सामने है 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। क्या है? ऑप्शन थर्ड, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। मैं आपको पीएच वैल्यू की बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पीएच 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 वैल्यू की यदि बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है ना? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपको बता दूं कि पीएच वैल्यू से ही यह निर्धारण होता है कि कोई भी जल या कोई भी अवस्था या कोई भी द्रव है तो वह किस में है। कहने का मतलब वह अम्लीय है या क्षारीय है। यह पीएच वैल्यू से ही निर्धारित होता है कि कोई भी जो द्रव है वो अम्लीय है या क्षारीय है। अब मेरा कहने का मतलब इससे कैसे निर्धारित होता है? तो जो हाइड्रोजन के अणु हैं, किसके अणु हैं? जो हाइड्रोजन के अणु हैं, हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन के अणुओं से ही, हाइड्रोजन के अणुओं से ही किसी द्रव की अम्लीयता व क्षारीयता का निर्धारण होता है। अम्लीयता व क्षारीयता का निर्धारण होता है। क्लियर है ना? व क्षारीयता का निर्धारण होता है। क्लियर है? निर्धारण होता है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू होती है वो जीरो से लेकर और 0 से लेकर 7 से लेकर वो होती है आपकी कितने तक? 14 तक रहती है। क्लियर है ना? अब मेरा कहने का मतलब होता है कि यदि किसी की पीएच वैल्यू यदि 7 से कम है, यदि किसी की वैल्यू पीएच वैल्यू जो 7 से यदि कम है, 0 से और 7 के मध्य, 0 से और 7 के मध्य होगा तो वो अम्लीय होगा। वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्लियर है ना? कैसा होगा? अम्लीय होगा। और किसकी वैल्यू यदि किसी की वैल्यू 7 से और 14 है, 7 से 14 है तो वह माना जाएगा कि वह क्षारीय है। क्लियर है ना? क्षारीय है। और यदि 7 है तो 7 पे उदासीन माना जाता है। क्लियर है ना? क्या माना जाता है? उदासीन माना जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई द्रव जिसकी वैल्यू यदि 7 है, क्या है? 7 है तो उदासीन होगा। यदि 7 से और 0 तक है तो अम्लीय होगा। अगर 0 भी होगा तो भी अम्लीय होगा और 7 से अधिक और 14 तक होगा तो वह क्षारीय होगा। अब मैं आपको कुछ पीएच वैल्यू बता दूं, उससे पहले एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग। वो यह है कि जो पीएच वैल्यू की जो खोज की थी, जो इस पीएच वैल्यू के जो खोज करता थे वो सोमेनसन थे। कौन थे? सोमेनसन महोदय थे। कौन थे? सोमेनसन महोदय थे। और ये सोमेनसन डेनमार्क देश के थे। किसके? सोमेनसन महोदय डेनमार्क कंट्री के थे। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो मैं कुछ पीएच वैल्यू आपको बता दूं, जैसे रक्त, शरीर, आंसू, इन तीनों की पीएच वैल्यू होती है 7.4। क्लियर है? उसके अलावा पानी, नमक, इनकी पीएच वैल्यू होती है 7। सिरका की पीएच वैल्यू होती है 3। नींबू के रस की होती है, नींबू के रस की पीएच वैल्यू 2.4। उसके अलावा समुद्र के जल की पीएच वैल्यू होती है 8.5 होती है। उसके अलावा अम्लीय वर्षा की जो पीएच वैल्यू होती है वह होती है आपकी 5.1 होती है। अम्लीय
वर्षा की जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 5 के आसपास होती है, तो 5.1 या 5.2 कुछ भी लिखा मिल जाए, कोई इश्यू नहीं है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो HCl हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है पीएच वैल्यू वो कितनी होती है, 0 होती है। ये कुछ प्रमुख पीएच वैल्यू थी जो आपके एग्जाम में आती है। हाँ, यूरिन की यदि बात की जाए तो यूरिन या मानव मूत्र की बात हो रही है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वह आप ऐसे समझो कि 6.4 से लेकर और यह 7.5 तक होती है। क्लियर है ना? मानव के यूरिन की पीएच वैल्यू 6.4 से 7.5 तक होती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड उत्तराखंड, ऑप्शन थर्ड जम्मू कश्मीर और ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। बोमडीला जो दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ और अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनका नाम आपके सामने है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में है, एक है आपका दीफू दर्रा। कौन सा? दीफू दर्रा है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक और है यांगपा दर्रा है। उसके अलावा बोमडीला के अलावा एक और है पांगसो दर्रा है। कौन सा दर्रा है? पांगसो दर्रा। क्लियर है ना? ये दर्रे कहां स्थित हैं? ये तीनों ही दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। एक बोमडीला, ये 4 दर्रे हैं। अब अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक है आपका पारंगला दर्रा है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो दूसरा जो दर्रा है वो है आपका बड़ा लाचा दर्रा है। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। इसके अलावा भी यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश में तो रोहतांग दर्रा है। कौन सा? रोहतांग दर्रा है। इसके अलावा भी यदि बात की जाए तो एक और है दीवान दर्रा है। कौन सा? दीवान दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है ना? यदि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के हैं कुछ प्रमुख दर्रे, जैसे मैं आपको बता दूं, एक है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? एक है बुर्जिल दर्रा। दूसरा है आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। एक है आपका अघिल दर्रा है। एक कौन सा है? अघिल दर्रा है। ये जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो मैंने आपको यहां लिखे हैं। क्लियर है ना? पीर पंजाल दर्रा भी है। हाँ, पीर पंजाल भी यहीं पर है, आपको तो लिख दूं, पीर पंजाल दर्रा। क्लियर है ना? पीर पंजाल दर्रा। क्लियर है ना? खारदुंगा अब जम्मू कश्मीर में नहीं, वो लद्दाख में। ना पहले हुआ करता था। जोजिला भी जोजिला भी लद्दाख में। क्लियर है ना? तो याद रखना। उत्तराखंड की बात की जाए तो एक काफी फेमस दर्रा है जो आप सुनते होंगे, लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। क्लियर है ना? लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों ही आपके कहां पर हैं? उत्तराखंड में। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद की सीमा 4 राज्यों से लगती है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है ललितपुर, ऑप्शन सेकंड गाजीपुर, ऑप्शन थर्ड सहारनपुर और ऑप्शन 4 सोनभद्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। बच्चों, यह क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। क्लियर है बच्चे? अभी कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये क्लास कैसी लग रही है। क्लियर है ना? तो अब अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कौन सा जनपद है जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है? तो सोनभद्र है। कौन कौन से जनपद हैं मैं आपको बता दूं, सीमा 4 राज्यों से लगती है तो कौन कौन से वो राज्य हैं? सबसे पहले मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश, उसके अलावा है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके अलावा है आपका झारखंड, झारखंड, उसके अलावा है आपका बिहार। क्लियर है ना? बिहार। याद रखना ये 4 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जनपद है सोनभद्र, और इससे इनकी सीमा लगती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी कोठी कहां स्थापित की थी? क्लियर है ना? कोठी या फैक्ट्री। ऑप्शन फर्स्ट था सूरत, ऑप्शन सेकंड कोचीन, ऑप्शन थर्ड मछलीपट्टनम, और ऑप्शन 4 हुगली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड कोचीन है। मैं आपको बता दूं कि ये कोठी फैक्ट्री उस समय कारखाना बनाने की नहीं थी, बल्कि ऐसे समझो जो सामान होता था उसे रखने की, जो रखने के लिए जो किला बना लिया जाता था, या जो भी स्थान ऐसा चिन्हित कर लिया जाता था कि हमारा सामान यहां रखा जाएगा, उसे हम वेयर हाउस के रूप में समझ सकते हैं कि जो वेयर हाउस के रूप में बना लिया जाता था उसे कोठी कहा जाता था। इसको समझे थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि कौन आए? पुर्तगाली आए। क्लियर है ना? पुर्तगाली आए, और ये कब आए? पुर्तगाली 1498 में आए। कब आए? 1498 में आए, जबकि इनकी कोठी की स्थापना, मैं यहां पर लिख देता हूं, कोठी की स्थापना, कोठी की स्थापना, कोठी की स्थापना की बात की जाए तो इन्होंने कोचीन में की। सबसे पहली कहां की थी? कोचीन में की। और कब की? 1503 में की। क्लियर है ना? इसके बाद यदि बात की जाए तो फिर डचों की बात की जाए तो ये 1602 में आए, 1602 में आए, और इन्होंने अपनी जो पहली कोठी या पहली फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम में, कहां पर? मछलीपट्टनम में स्थापित की। और ये कब की? 1505 में की। क्लियर है ना? उसके अलावा अंग्रेज 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 की बात की जाए तो ये इन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इन्होंने भारत में, याद रखना इस बात को कि इस कंपनी की स्थापना तो इससे डच से पहले हुई है, लेकिन ये भारत में पहले ये आ गए थे। 1505 में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी, याद रखना। उसके बाद अंग्रेजों ने पहली कोठी या पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, और ये 1613 में स्थापित की थी। क्लियर है ना? ये 1613 में, और ये 1605 है, 1505 नहीं 1605, उसे मैं सही कर देता हूं। ये क्या है? ये आपका है 1605 है। क्लियर है? कितना है? 1605 है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये फिर आए डेनिस, फिर आए आपके डेनिस डेनिसों की बात की जाए तो ये 1616 में, और इन्होंने पहली कोठी जो स्थापित की थी वो ट्रावंकोर में की थी। कहां की थी? ट्रावंकोर में की। और जो ट्रावंकोर में की थी यह 1620 में की थी। कब की थी? 1620 में। फिर आए आपके फ्रांसीसी। कौन आए? फ्रांसीसी आए, और फ्रांसीसियों की जो स्थापना की बात की जाए तो 1664 में। कब? 1664 में। और इनकी भी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई, और कब हुई? 1668 में। तो याद रखना दो ऐसी शक्तियां हैं जिनकी पहली कोठी सूरत में स्थापित हुई है। एक तो कौन है? फ्रांसीसी हैं, और दूसरे कौन है? सूरत में अंग्रेज। क्लियर है ना? दो ऐसी यूरोपियन शक्ति थी जिनकी कोठी सूरत में स्थापित हुई, 1613 में सूरत में, और 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों की। क्लियर है? याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लड़ो व उड़ो हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट पेप्सिन, ऑप्शन सेकंड रेनिन, ऑप्शन थर्ड एड्रिनल, और ऑप्शन 4 ऑक्सीटोसिन। मैं आपको बता दूं कि जो एड्रिनल है ना, ये ग्लैंड का नाम होता है। ये क्या है? ये आपकी ग्लैंड है। ये क्या है? ग्लैंड है। लेकिन जो हार्मोन होता है, नाम यही होता है, वो थोड़ी सी टाइपिस्ट ने गलती कर दी है। हार्मोन होता है एड्रेनाइल। क्या होता है? एड्रेनाइल। क्लियर है ना? एड्रेनाइल हार्मोन होता है, जबकि एड्रिनल ग्लैंड है। क्लियर है ना? एड्रिनल क्या है? ग्लैंड, या हम लोग इसकी कह सकते हैं कि ये ग्रंथि है। क्लियर है ना? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड
एड्रेनाइल हार्मोन है। क्लियर है ना, क्या है, ऑप्शन थर्ड एड्रेनाइल हार्मोन है। क्लियर है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि पेप्सिन व रेनिन इन दोनों का जो श्रवण होता है ये आपका स्टोमक या अमाशय से होता है। किससे, स्टोमक या अमाशय से होता है। क्लियर है ना, स्टोमक या अमाशय से होता है। ऑक्सीटोसिन की बात की जाए तो इसका जो श्रवण होता है, इसका जो श्रवण होता है यह पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इसी को हाँ, या पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ही पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ये पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यह सबसे छोटी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्लियर है ना, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। उसके अलावा इसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर है ना, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अंतःस्रावी ग्लंड, कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको कुछ और 2-3 ग्लैंड के बारे में पॉइंट बता दूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है थायराइड, क्या, थायराइड, थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड या ग्रंथि है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है। कौन सी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। बच्चों याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लिवर, कौन सी है, लिवर है। याद रखना। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की यदि बात की जाए तो वो आपकी अग्नाशय है। वो कौन सी है, अग्नाशय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या है कि लिवर ग्रंथि के साथ साथ अंग भी है। ये क्या है, ये ग्रंथि भी है, ये ग्रंथि भी है और ये अंग भी है। क्लियर है ना, ये क्या है, ये अंग भी है और ये ग्रंथि भी है। जबकि अग्नाशय की बात की जाए तो ये हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन का मतलब होता है कि ये अग्नाशय और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों मिक्स है। कहने का मतलब यह है कि यह अंतःस्रावी भी वाले इसमें गुण है, अंतःस्रावी वाले भी गुण है और इसमें बाह्य स्रावी वाले भी गुण हैं, बाह्य स्रावी वाले गुण हैं। तो याद रखना, अग्नाशय जो ग्लैंड है इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर है ना, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर है। और जो अग्नाशय है बच्चों, अग्नाशय है, मैं थोड़ा सा और बता दूं, जो अग्नाशय है कि इसमें अल्फा सेल और बीटा सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों पाई जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बीटा सेल है यही इंसुलिन का श्रवण करती है। यही क्या करती है, इंसुलिन का श्रवण करती है। क्लियर है ना, इंसुलिन का श्रवण करती है। और जो अल्फा सेल है ये ग्लाइकोजन का या ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लाइकोजन का श्रवण करती है, ग्लाइकोजन का श्रवण करती है। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्लैंड है। क्लियर है ना, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये बच्चों ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक एक्सोक्राइन होती है और एक एंडोक्राइन होती है। तो याद रखना ये एंडोक्राइन है। और ऐसी सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड है वो थायराइड है। कौन सी है, थायराइड है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो लिवर है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो अग्नाशय है। लेकिन अंतर यह है कि जो ये सबसे बड़ी ग्रंथि जो लिवर है ना, ये ग्रंथि भी है और अंग भी है। जबकि अग्नाशय क्या है, अग्नाशय हेट्रोक्राइन है, मतलब इसमें अंतःस्रावी
और बाह्य स्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित था। ऑप्शन ए आपके सामने है ओजोन परत, ऑप्शन सेकंड कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन थर्ड प्रथम अर्थ समिट और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, कार्बन उत्सर्जन। मैं आपको बता दूं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो एक शहर का नाम है। क्या? क्योटो जो है बच्चों वह एक शहर का नाम है। क्या है? शहर का नाम है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है, मैं आपको बता दूं, जो ये शहर है ये जापान का शहर है। किस देश का? जापान का प्रमुख शहर था। और यहां पर क्या हुआ था कि 1997 में, कब? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और इसमें जो किया गया था वो यह किया गया था कि जो कार्बन का उत्सर्जन है, कार्बन का उत्सर्जन है वह कम किया जाए। और कम कितना किया जाए? उस समय यह कहा गया था कि जो 1990 में जो कार्बन हो रहा है, 1990 में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उससे भी 5% कम करना है। कितना? 5% कम करना था, ये इसका लक्ष्य था। क्या था इसका लक्ष्य? यह था कि 1997 में यह एक सम्मेलन हुआ, क्योटो शहर था जापान का वहां पर, और वहां पर इस बात को लेकर चिंता थी कि जो कार्बन का उत्सर्जन जो बढ़ रहा है वह पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी हानिकारक है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न आज भी हो रही है। तो अब इन्होंने क्या कहा था कि हम यह लक्ष्य रखते हैं कि आपको 2005 में, कब? 2005 में कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो 1990 के दशक से भी, 1990 के दशक से भी 5% कम करना होगा, यह लक्ष्य था। क्लियर है? अब ओजोन परत की बात की जाए तो ओजोन परत से संबंधित एक सम्मेलन था, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। क्लियर है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो यह 1987 में हुआ। कब हुआ? 1987 में हुआ। और मॉन्ट्रियल भी एक शहर का ही नाम था, यह भी एक शहर था। और यह किस देश में था? तो यह बच्चों कनाडा का एक प्रमुख शहर था। इसमें क्या कहा गया था कि जो ओजोन परत का संरक्षण करने वाले, कहने का मतलब था कि जो ओजोन परत को जो गैसें हानि पहुंचा रही हैं उनका उत्सर्जन कम किया जाए और फिर बाद में उन पर रोक लगा दी जाए। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। अब रह गया आपका प्रथम अर्थ समिट। प्रथम अर्थ समिट की यदि बात की जाए बच्चों तो प्रथम जो अर्थ समिट था यह 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। और यह सम्मेलन कहां हुआ? यह रियो डे जेनेरियो। कहां पर हुआ? रियो डे जेनेरियो में हुआ। कहां हुआ? रियो डे जेनेरियो में हुआ। और यह एक ब्राजील का प्रमुख शहर था। क्लियर है ना? अब यहां पर क्या हुआ? 1992 में जो सम्मेलन हुआ था रियो डे जेनेरियो में, इसे प्रथम अर्थ समिट कहा गया। इसको ही एजेंडा 21 भी कहा गया। क्या कहा गया? एजेंडा 21 भी कहा गया। कहने का मतलब यह था कि 21वीं सदी के लिए रोल मैप तैयार किया गया था कि जिन परिस्थितियों या जिन जो समस्याएं उत्पन्न हैं उनका समाधान होना चाहिए। क्लियर है ना? तो याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि प्रथम अर्थ समिट कब हुई थी? तो 1992 में हुई। तो कहां हुई थी? रियो डे जेनेरियो सम्मेलन में हुई थी। और इसे ही एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरकारिया आयोग संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है कृषि से संबंधित, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन थर्ड है पर्यावरण से संबंधित और ऑप्शन 4 है चिकित्सा से संबंधित। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, केंद्र राज्य संबंधों से ही संबंधित सरकारिया आयोग। मैं आपको बता दूं कि सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वो 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। और सरकारिया आयोग ने ही बताया था कि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध हैं वो किस स्तर तक और कैसे कैसे होने चाहिए। केंद्र राज्यों से संबंधित कुछ और आयोग हैं, जैसे
इसमें एक आयोग की बात की जाए तो वो है राजमन्नार आयोग। कौन सा है बच्चों? राजमन्नार आयोग है, राजमन्नार आयोग है। इसके अलावा एक और है जो केंद्र राज्य से संबंधित है, बहुत पूछा जाता है, वो है पुंछी आयोग। कौन सा? पुंछी आयोग। क्लियर है ना? पुंछी आयोग की यदि स्थापना की बात की जाए तो ये 2007 में हुआ था, और राजमन्नार आयोग की बात की जाए तो ये बच्चों 1969 में हुआ था। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट कुंवर सिंह, ऑप्शन सेकंड ब्रजेश कादिर, ऑप्शन थर्ड लियाकत अली, और ऑप्शन फोर देवी सिंह। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, लियाकत अली। लियाकत अली ने ही 1857 की जो क्रांति हुई थी इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किया था। अब मैं आपको बता दूं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है ना? लॉर्ड कैनिंग था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह था वो कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर था। और याद रखना कि इसे इस 1857 की क्रांति के बाद ही रंगून भेज दिया गया था, जो आज का बर्मा है, आज का जो बर्मा है वहां इसे भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। क्लियर है? यहां तक भेज दिया था। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो 1857 की क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत, इसका जो प्रारंभ हुआ था तो यह मेरठ से हुआ था। क्लियर है ना? और मेरठ से जो हुआ था वो 10 मई 1857 से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और अलग अलग जगह अलग अलग नेतृत्व करता थे। जैसे आपको मैं बता दूं जो कुंवर सिंह थे वो बिहार से, कहां थे? बिहार में नेतृत्व करता थे। यदि ब्रजेश कादिर की बात की जाए तो ये लखनऊ में थे। कहां थे? ये लखनऊ में थे, लखनऊ में थे ब्रजेश कादिर। और इनकी मां थी बेगम हजरत महल, दोनों ही ब्रजेश कादिर और बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल दोनों ही, बेगम हजरत महल दोनों ने ही लखनऊ में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में वो इसको दे देता है और कभी कभी ब्रजेश कादिर को दे देता है। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड है लियाकत अली। क्लियर है? अब देवी सिंह थे, देवी सिंह ने मथुरा में नेतृत्व किया था। कहां पर? मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। कुछ और है जो महत्वपूर्ण है, जैसे मैं आपको बता दूं मेरठ में कौन नेतृत्व करता था? तो मेरठ में बच्चों कदम सिंह, कौन? कदम सिंह ने नेतृत्व किया था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि झांसी में आप सब लोगों को पता होगा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर है ना? रानी लक्ष्मीबाई थी। और अगर बात की जाए आपको मैं बता दूं कि जो मेरठ में कदम सिंह थे और झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई को तो एक इतिहासकार है उन्होंने यह कहा था कि सभी में एक जो वास्तविक एक वीर पुरुष था तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। इनके पराक्रम से वह इतना प्रभावित हुआ और इन्हें उन्होंने पुरुष कह दिया कि वह बहुत ही वीर पुरुष था। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? आपका ऑप्शन थर्ड, लियाकत अली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है, कोलकाता, ऑप्शन सेकंड हैदराबाद, ऑप्शन थर्ड शिमला, और ऑप्शन फोर मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, कोलकाता। क्लियर है ना? मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इस एक्ट के तहत ही 1774 में, कब? 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्लियर है ना? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में हुई
तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश था, उस समय जो मुख्य न्यायाधीश था वो आपको मैं बता दूं वो जॉर्ज इम्पे था। कौन था? जॉर्ज इम्पे था। क्लियर है ना? 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो अन्य न्यायाधीश की बात की जाए तो 3 अन्य न्यायाधीश में मैं आपको बता दूं, एक तो था आपका हायर्ड, एक था आपका हायर्ड, एक था लेमेस्टर। कौन था? एक था आपका लेमेस्टर और एक था चैम्बर। कौन था? एक ये लेमेस्टर था, लेमेस्टर था, लेमेस्टर। क्लियर है ना? लेमेस्टर था। क्या था? लेमेस्टर, लेमेस्टर था। हायर्ड, लेमेस्टर, लेमेस्टर और चैम्बर ये कुछ और अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर है ना? अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि वैसे अगर देखा जाए तो वैसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को। क्लियर है ना? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कब की गई थी? तो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके, कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। क्लियर है? कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया थे। और अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो वो हैं आपके बच्चों, कौन है? तो वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। और इनका जो क्रम है वो 50, कौन सा? 50वें नंबर के हैं। कौन सा क्रम है? कहने का मतलब यह है कि ये 50वें नंबर के हैं, ये 50वें नंबर के हैं और ये पहले नंबर के थे। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 14, ऑप्शन सेकंड 20, ऑप्शन थर्ड 12 और ऑप्शन फोर 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन थर्ड 12। क्लियर है ना? ऑप्शन थर्ड 12। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वह सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 या 1969 में हुआ था। और वो कुल कितनी बैंकों का हुआ था उस समय? कुल 14 बैंकों का हुआ था, कुल 14 बैंकों का हुआ। फिर उसके बाद 1980 में, फिर 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्लियर है ना? कितनी बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान में राष्ट्रीयकरण होते होते फिर इनमें चेंज हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुछ और को परिवर्तित कर दिया गया और वर्तमान में 12 ही केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। क्लियर है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखना 1969 में हुआ। और 6 बैंकों का कब हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन फर्स्ट है समाजवादी, ऑप्शन सेकंड पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन थर्ड अखंडता और ऑप्शन फोर लोकतांत्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी को जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया और अखंडता को जोड़ा गया था। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो जोड़े गए थे तो इन तीनों शब्दों को कहां जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कहां जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्लियर है ना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्लियर है ना?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्लियर है ना, जोड़ा गया। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन हुआ है। प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन हुआ आज तक, प्रस्तावना में केवल एक बार ही परिवर्तन हुआ है, केवल एक बार परिवर्तन हुआ है। क्लियर है ना, केवल एक बार परिवर्तन हुआ है। पूछा जाता है कि अब तक संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार परिवर्तन हुआ है। कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार परिवर्तन हुआ है, तो सिर्फ एक बार हुआ है, और वो किसके तहत हुआ है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ही हुआ है। क्लियर है ना। अब दूसरी महत्वपूर्ण क्या है कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको बच्चों लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। याद रखना, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में बहुत कुछ जोड़ा गया है। क्लियर है ना। उसके अलावा जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसे संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। क्लियर है ना। कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। याद रखना कि जो ये प्रस्तावना है, यह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। उससे पहले यह उद्देश्य प्रस्ताव हुआ करता था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना ये क्या थी? पहले जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और यह किसके द्वारा लाया गया था? तो पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लाया गया था। और यही फिर बाद में जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे ही 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसे स्वीकृति दी गई थी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन फर्स्ट कावेरी, ऑप्शन सेकंड गोदावरी, ऑप्शन थर्ड कृष्णा और ऑप्शन फोर नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, गोदावरी। गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब अगर बात की जाए तो गोदावरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्लियर है ना। उसके अलावा यदि बात की जाए तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गोदावरी की जो लंबाई है, यह 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी 3 राज्यों में होकर बहती है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में होकर बहती है। और 3 राज्यों में होकर गुजरती है या बहती है। 3 राज्यों में होकर गुजरती है या बहती है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका एक तो है महाराष्ट्र, एक कौन सा है? महाराष्ट्र है। एक आपका मध्य प्रदेश है। एक कौन सा आपका? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। और एक आपका कर्नाटक है। क्लियर है ना। और एक कौन सा आपका? कर्नाटक है। मध्य प्रदेश और एक है आपका कर्नाटक। क्लियर है ना। उसके अलावा यदि बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है। कहां से है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है। क्लियर है ना। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों की बात की जाए
तो सहायक नदियों में प्रमुख है इंद्रावती, इंद्रावती है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, प्राणहिता है, क्लियर है ना, पेन गंगा है, पेन गंगा है, पूर्णा है, कौन सी है, पूर्णा है, उसके अलावा मंजरा है, मंजरा है, क्लियर है ना। तो ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्लियर है ना। इसकी ये क्या है, इसकी ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो अब अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड था। क्लियर बच्चों। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी इसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि कुछ गरीब लोगों का भी भला हो सके। जय हिंद।